ये फिनलैंड है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ तरक्की जो है वो चारों तरफ नज़र आती है। लेकिन फिनलैंड और भारत के साथ रिश्तों को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिनलैंड में भारत के राजदूत रवीश कुमार। आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये देश जो है वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछले 7 सालों से सबसे टॉप पे बताया जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुश लोगों का देश है। तो यहाँ आप पिछले 4 सालों से हैं, कितने खुश हैं आप यहाँ? देखिए, ये आपने शुरू में ही सबसे मुश्किल सवाल मेरे से पूछ लिया जी। क्योंकि जो खुशी है और हैप्पीनेस है उसकी तो कोई मापदंड होती नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, वातावरण आप देख ही रहे हैं, स्वच्छ हवा है, प्रदूषण नहीं है और एक जो आप खुशहाल देश आपको फील होता है यहाँ पर आने के बाद। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि अगर मैं अपने कार्यकाल के हिसाब से देखूँ, जो मैं यहाँ पर राजदूत था, तो उसमें मुझे लगता है कि आप खुश तब रहते हैं जब आपको लगता है कि आपने काम अच्छा किया है। जी। आपको लगता है कि आपने अपने तरफ से यहाँ के जो रिश्ते हैं, भारत और फिनलैंड के रिश्ते में आपने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। और मुझे लगता है कि जो मेरे से बन पाया है, जो मेरी टीम से बन पाया है, जो कम्युनिटी से बन पाया है, हम लोगों ने मिल के इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की है। और अगर मैं इसको एक कंक्लूड करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो मैं यहाँ था, जी। यहाँ का मेरा जो टेन्योर था, मेरा स्टे था, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही सेटिस्फाइड रहा। जी। तो क्योंकि आपने काम की बात की, अपने कामकाज की बात की, अपने कार्यकाल की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आए 2020 में, तो वो कोरोना का काल था और बहुत ही चुनौती का काम था। और ऐसे में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। और क्या चुनौतियाँ उस समय सामने आई और किस तरीके से आपने उन चुनौतियों पे पार पाया? देखिए, मैं आया यहाँ पर जुलाई 2020 में। जी। कोरोना जो है अपने चरम सीमा पे थी। आउटरीच तो मुश्किल था ही, क्योंकि मीटिंग्स मिल नहीं रही थी और जो मीटिंग्स मिल भी रही थी वो हमें वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद, हाँ, दूसरी बात ये भी थी कि जो आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, जो चीज़ें, जैसे आपका कोरोना प्रोटोकॉल था, वर्चुअल वर्किंग होती थी, कितने दिन ऐसा होता था कि आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग सब एक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहे थे। किसी को पता नहीं था कि ये कब ख़त्म होने वाला है, क्या आगे होगा। इसके बावजूद हमने मुझे लगा कि जो आउटरीच हम कर पाए वो वर्चुअल आउटरीच थी, लेकिन हम कनेक्शन हमने बना के रखा, चाहे कम्युनिटी से हो या जो बाकी स्टेक होल्डर्स से हो, वो बना रहा। और मैं खुशकिस्मत था कि उस समय जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट निनिस्तो जी, मैं अपना क्रेडेंशियल मैं उनको इन पर्सन मैं सौंप पाया। लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि वो जो है ना, वो पुरानी चीज़ हुई, सब ख़त्म हुआ। अब जो है, जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक हमारा होता है कंडक्ट, हम उस पर वापस आ गए हैं। जी। तो जैसे फिनलैंड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसकी बात होती है। बहुत सारे सेक्टर हैं, टेक्नोलॉजी की बात है जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से हम फिनलैंड से काफ़ी कुछ ले सकते हैं और क्या ऐसा कुछ है जो हम फिनलैंड को दे सकते हैं? देखिए, इस साल 2024 में हम भारत और फिनलैंड के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसका 75वां सालगिरह हम उसका जश्न मना रहे हैं। फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर अभी गई थी फरवरी में इंडिया, राइजीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं, दोनों ने एक साथ इसके लोगो का लॉन्च किया था। जी। और अब समझ लो कि जिस समय हमारे रिश्ते शुरू हुए 1949 में, 1949 में जी, उस समय का भारत एक नया स्वतंत्र हुआ था, हमें नई नई आज़ादी मिली थी। और उस समय से अभी हम देखें, दोनों देशों की जर्नी अगर हम देखें तो बहुत बदलाव आया है। पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदला है। जो पावर का संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर, वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो रिश्ते में भी उसी हिसाब से हमारा चेंज हुआ, एलिमेंट्स नए नए आए हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सेक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं, तो देखिए 5 ऐसे
पिलर्स हैं, स्तंभ, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, और जिसके ऊपर पूरी जो हमारे रिश्ते की बुनियाद अभी खड़ी है। सबसे पहला है आपका डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन। और इसको अगर हम उस भाषा में बोले तो इसके अंदर जैसे आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आते हैं आपके, अब क्वांटम टेक्नोलॉजी आता है, एआई आता है, 5G 6G आता है, और इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। दूसरा आपका हो गया एजुकेशन। शिक्षा के इस क्षेत्र में भी हमारा एक कंसोर्शियम है इंडियन IITs के बीच में और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, उसमें भी काम हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी जो है, और इसके ऊपर हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी अभी इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि फिनिश कंपनीज़ इसमें काफ़ी आगे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में, सर्कुलर इकोनॉमी में। और मुझे लगता है कि ये ऐसा फील्ड है जिसमें फिनिश कंपनीज़ को भारत में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको हैं। चौथा हुआ आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड हमारा गुड्स और सर्विसेज मिला के रिकॉर्ड पे है, 3 बिलियन तक पहुंच गया है। इन्वेस्टमेंट दोनों देशों के बीच वो भी बढ़ रहा है। यहाँ से फिनलैंड से कम 100 से ऊपर कंपनीज इंडिया में अभी उपस्थित हैं। अभी मैं जस्ट इस मीटिंग के पहले कोने के एक उच्च अधिकारी से मिल के आया, और उन्होंने कहा कि जो इंडिया का आउटलुक है अभी फ्यूचर में काफ़ी अपबीट है। इंडिया में इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, ये और एक्सपेंशन का सोच रहे हैं। तो और इंडियन कंपनीज़ जो हैं अब जो यहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं अभी, पहले तो ICT से थे, अब वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में भी इंडियन कंपनीज आ रही हैं जी। तो उस क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है। और जो लास्ट है, 5वां जो स्तंभ है जी, वो आपका है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, लोगों के बीच आपसी संबंध, उसको कैसे काम किया जाए, जैसे टूरिज्म उसकी वो कैसे एनकरेज किया जाए। मोबिलिटी हुई, नॉर्मल मोबिलिटी, जैसे यहाँ से आप और आपने शायद कुछ लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई कि इंडियन प्रोफेशनल्स और टैलेंट की यहाँ काफ़ी डिमांड। यहाँ की गवर्नमेंट एक नई सरकार आई है 2023 में, और यहाँ के गवर्नमेंट प्रोग्राम में 4 कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिसको उसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि हम इंडिया से स्किल्ड प्रोफेशनल्स बनाएंगे। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडियंस जो यहाँ पर हैं वेल क्वालिफाइड हैं, वेल प्लेस्ड हैं। इंडियन कम्युनिटी एमंग द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी है, पीस लविंग है, इंटीग्रेट अच्छे से करते हैं, एक रेस्पेक्ट है इनकी जी। और इस संबंध को, जो मोबिलिटी है, पीपल टू पीपल है, उसको कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें को हमें और आगे बढ़ाना है। तो ये जो मैंने बताया 5 स्तंभ हैं इसके ऊपर, और इसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं, जैसे स्टार्टअप जी, स्टार्टअप में कैसे हम काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे भारतीय भी जो हैं जिनका रुझान अभी बढ़ा है, और आप ही एक डाटा बता रहे थे कि करीब 2000 के आसपास हर साल, या कितने भारतीय यहाँ पे आ रहे हैं? अभी हमारे पास 22,000 के आसपास लोग होंगे जो भारतीय मूल के हैं और भारतीय नागरिक हैं, दोनों मिला के। और मतलब आप समझ लो कि जो प्रोफेशनल की संख्या है जो यहाँ पर इंडियन कंपनीज में काम करने आ रही है, और जो फिनिश कंपनीज में भी इंडिया की संख्या काफ़ी अच्छी है, जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, उसमें भी है। तो उसकी जो डिमांड है फिनलैंड में है, और उस सिलसिले में इंडिया से हर साल तकरीबन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, परिवार को लेके 1000-1500 लोग, 2000 लोग हर साल फिनलैंड काम करने आ रहे हैं। और यहाँ बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, यहाँ पे उनको बिल्कुल वेलकम मिलता है। देखिए, आपने जो अब ये इसकी शुरुआत ही की थी कि फिनलैंड एक खुशनुमा देश है, एक हैप्पी कंट्री है जी। और 2-3 चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, जो शायद मुझे लगता है कि इंडियन कम्युनिटी को पसंद आती है। एक तो यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस जो, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपका एक समय पर काम ख़त्म हो जाता है, आप घर जाते हैं, आप परिवार को टाइम दे पाते हैं। हमने यहाँ की पर्यावरण, वातावरण, स्वच्छ एनवायरनमेंट की बात की है, वो है। तीसरा जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, जो एजुकेशन, हेल्थ,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो मुझे लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ टाइम हो गया, मुझे लगा कि दो चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो स्टैंड आउट करती है। एक तो प्रकृति के प्रति इनका जुड़ाव। जी। आप देखेंगे, आप अगर अपना कैमरा से, आप दर्शक ने भी देखा होगा कि जो प्रकृति है उसमें उसके प्रति इनका जो लगाव है और कैसे प्रकृति इनके डेली लाइफ में किस तरह से इंटीग्रेट करती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हर शख्स के लाइफ में काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं जो आपको टैकल करना पड़ता है। चाहे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है, आपके बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो और जहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात है तो मैंने ये भी देखा है कि जो काफ़ी रुझान जो है, जैसे हे स्कूल है, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है और फिनलैंड की कोशिश ये है कि भारत से ज़्यादा तादाद में जो छात्र हैं यहाँ पढ़ने आएँ। यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई रेशियल तरीके की कोई भावना जो है वो नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो इन सब बातों को जो फिनलैंड की सरकार है वो क्या भारत तक पहुँचा पाने में, अपनी बातों को वहाँ के लोगों को समझा पाने में अभी तक कामयाब हुई है, या उनको बहुत ज़्यादा कुछ करना बाकी है अभी? देखिए, जब आप किसी भी दो देशों के संबंध में बात करते हैं तो ये है कि हम आपस में हम ये डिस्कस करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ क्या साझा कर सकें। अब आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में ये नहीं है कि हमारे यहाँ शिक्षा अच्छी नहीं है। जी। हमारे यहाँ भी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई, नेशनल Specialized एजुकेशन पॉलिसी education। आई है, और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है फिनलैंड के लिए कि हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। अब यहाँ से फिनलैंड का जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इनका है, जो यहाँ से ये जो जा रहे हैं इंडिया, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, और स्पेशली जो नई शिक्षा जो आई है पॉलिसी, उसके तहत काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको फिटनेस एजुकेशन सिस्टम और जो यहाँ के उस फील्ड में जो कंपनीज़ हैं उसको काम करके उसको सपोर्ट कर सकती है। ओके। और एक बात ये भी है कि जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है, बार बार उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है कि लोग यहाँ पे इतने खुश क्यों हैं। तो पिछले कुछ समय से हमें काफ़ी कुछ बताया गया है, क्या क्या यार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैसे गवर्नमेंट की उसमें भूमिका है, कैसे यहाँ पे टैक्स रेट हाई है, 50% तक टैक्स जो है वो देना पड़ता है, और लोग खुशी खुशी देते हैं क्योंकि उन्हीं टैक्स के पैसों से जो है बाकी जो जिनकी हालत ठीक नहीं है उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा या जो हेल्थ केयर है वो सब होता है। तो हम क्या कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे हम अपने यहाँ जो खुश लोग हैं उनकी खुशी और ज़्यादा बढ़ाएं, और जो खुश नहीं हैं उनको कम से कम कुछ खुशी दे पाएँ? देखिए, मेरा मानना है कि हर एक देश की अपनी जर्नी होती है। जी। फिनलैंड की अपनी जर्नी रही है, हमारी अपनी जर्नी रही है, हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हमारे स्ट्रेंथ हैं। फिनलैंड सबसे जो भी डेवलप्ड कंट्री है जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा इनके भी अपने चैलेंजेस हैं। अभी अगर आप भारत को देखें तो इन पिछले बीते सालों में जो तरक्की हुई है जी, हर क्षेत्र में हुई है, जी, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरक्की हाँ, हुई है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आपको आप फिनलैंड से आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पहलू हैं जिसमें आप फिनलैंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि अगर दो देशों के बीच आप कोऑपरेशन की बात करें तो इसमें एक तरफा कुछ नहीं होगा। जी। आपको एक दूसरे के साथ जो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा, और एक्चुअली एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद वहीं से खड़ी होती है। जी, एक बात आप जिक्र कर रहे थे जब बात हो रही थी अनौपचारिक तौर पे, तो कि यहाँ की जो लोगों की जो खुशी है वो उस तरह से लाउड नहीं है, वो हंसने वाली खुशी नहीं है, वो इंटरनल खुशी है। उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। देखिए, डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि देखिए, मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ। आपने ऑब्जर्व किया ना, तो मैंने 4 साल से मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि एक हमारे एम्बेसडर हैं किसी दूसरे कंट्री के, मैं नाम नहीं बताऊँगा,
तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि यहाँ की खुशी जो है ना, हाहा खुशी नहीं है, हाहा हैप्पीनेस नहीं है, बहुत ही अंडरस्टेटेड, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैप्पीनेस है। और वो आती है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, कि अगर आपको लगता है कि आप सेफ़ हैं, आप सिक्योर हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो सोशल सिस्टम है वो सही है। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं पहले मिस कर गया, कि यहाँ के लोगों का अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने गवर्नमेंट में काफ़ी ट्रस्ट है। तो हाँ, एक अलग टाइप का आपके देखेंगे, क्योंकि लेकिन ये भी आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, आसानी से घुल मिल जाते हैं। बट हाँ, अब ये अगर आप 10 लोगों से मिले तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो वो हाहा हैप्पीनेस में होंगे, और कुछ लोग होंगे जो एक क्वाइट, एक डिग्निफाइड हैप्पीनेस होगी, जो शायद आपको बाहर से नहीं दिखेगी, लेकिन वो आती है इनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे। आत्मसंतुष्टि की बात करेंगे आप, शायद। आत्मसंतुष्ट लोग ज़्यादा हैं शायद, क्योंकि एक डिबेट यहाँ भी चल रहा है, जो हम यहाँ पे एक्सपर्ट से मिल रहे हैं उनको, कईयों को ये लगता है कि जो टर्म है हैप्पीनेस इंडेक्स, वो शायद सही नहीं है, ज़्यादा कंटेंटेड है लोग यहाँ पे, संतुष्ट हैं। और वो संतुष्टि का जो आधार है, जो आप बता रहे हैं कि अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसमें गवर्नमेंट की भी एक भूमिका है और साथ ही साथ नागरिकों की भी अपनी भूमिका है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है और जिसमें हम कहते हैं फिनलैंड नंबर 1 पे है, अब उसके पैरामीटर्स पे आप डिबेट कर सकते हैं, और डिबेट होता भी है और होना भी चाहिए। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो चीज़ें, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो अगर आप अपने नागरिक को अगर पहुंचाते हैं, उसमें अगर वो सिक्योर महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो अगर पूरा हो रही हैं, तो उससे एक कुछ खुशी आती है। लेकिन सिर्फ वही फैक्टर नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको और सारी फैक्टर्स को, और इसीलिए अगर आप लिटरेचर आपको जो मिलता है फिनिश गवर्नमेंट से, उसमें किसी एक फैक्टर का जिक्र नहीं होता है। उसमें बताते हैं कि अगर यहाँ की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो इसीलिए हाई है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट उसका होता है कि यहाँ के लोग ऐसे इस ढंग से खुश हैं। तो आपने 4 साल इस कंट्री में बिताए राजदूत के तौर पर, अब आप किसी और कंट्री में जाएंगे, लेकिन इन 4 सालों में जो कुछ किया आपने, या इससे पहले से भी जो हमारे राजदूत यहाँ पे करते रहे, आने वाले समय में आप क्या एक संबंधों में मजबूती या किस तरह से संबंध को आगे बढ़ते देख रहे हैं भारत और फिनलैंड के बीच? देखिए, जैसा मैंने कहा कि दोनों देशों के बीच 75 साल का हो गया रिश्ते, और 75 साल में दोनों देशों ने एक साथ काफ़ी ट्रैवल किया है। जो मैंने 4 साल में देखा कि हम एक दूसरे को अब काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हैं, हम एक दूसरे में अब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम आपस में तालमेल कर सकें, आपस में कोऑपरेट कर सकें। और इसके काफ़ी रीज़न्स हैं। जियोपॉलिटिकल एक अलग रीज़न है, लेकिन अब आगे अगर हम देखें तो आगे ये और भी मजबूत ही होगा जी, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आई है। अगर आप देखें कि पॉलिटिकल लेवल पे भी हो रहा है, बिजनेस लेवल पे भी हो रहा है, कम पीपल टू पीपल लेवल पे भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इसके बिल्कुल पीछे एक जगह है जहाँ पर एक पार्क है, जहाँ पर 18 अगस्त को एक इंडिया डे फेस्टिवल होगा। हर साल मनाते हैं, और पिछले साल जो ये फेस्टिवल हुआ था उसमें 25 से 30 हज़ार लोग आए थे जी, और ये इंडियंस नहीं थे, ये फिनिश लोग थे। ये देखने आए थे कि इंडियन कल्चर की क्या स्ट्रेंथ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, क्विजीन तो था ही, तो नहीं होता एक इंडियन सॉफ्ट पावर का एक जगह पूरा जमावड़ा था। डांस था, म्यूज़िक था, आयुर्वेदा था, योगा थे, इंडियन डिफरेंट क्विजीन्स थे। तो मुझे लगता है कि अब अगले कुछ सालों में ये रिश्ते और मजबूत होंगे जी, और कोई भी एम्बेसडर आता है तो अपने ढंग से देखिए ये बहुत समझने वाली बात है, और आपके दर्शक ये जानते भी होंगे कि
एक किसी रिश्ते को बनाना किसी एक एम्बेसडर का काम नहीं होता है। जी, वो सतत एक हाँ, एक कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसमें सब आते हैं, अपना योगदान देते हैं। कुछ केसेस में उनको अपने सामने रिजल्ट दिखता है, जी, कुछ केसेस में वो जो रिज़ल्ट है वो आगे आगे उनके बाद जो आएंगे उनको दिखेगा। इसीलिए मेरे लिए अपने टेन्योर को खुद जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, मेरा असेसमेंट नहीं कर, मेरा काम नहीं है वैसे assessment एक करना। मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ओपन हाउस करके आपने कोई कंसेप्ट शुरू किया और ख़ास तौर पे जो बिजनेस जो कम्युनिटी है उसको पास लाने में आपने बड़ी भूमिका निभाई। तो आखिरी सवाल के तौर पे आप ये बता दीजिए कि वो क्या कंसेप्ट है और कैसे वो जो है ऐड ऑन कर सकता है जो पहले से रिश्ता चला रहा है उसमें। देखिए, ओपन हाउस जो है वो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप को कैसे एक्सेसिबल बनाएं, कैसे अपने फंक्शंस में पारदर्शिता लाएं। क्योंकि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, एक सेक्शन होता है जो एम्बेसी से काफ़ी जुड़ा रहता है, जो इंगेज रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे फुटप्रिंट से बाहर रहते हैं। उनको एम्बेसडर से मिलने में एक झिझक होती है, उनको एम्बेसी में आने में झिझक होती है, वो हमारे पास कभी आए नहीं। तो ओपन हाउस का ये मतलब है कि महीने में 2 बार, 2 थर्सडे को, ऑल्टरनेट थर्सडे को कोई भी शख्स बिना अपॉइंटमेंट के सीधा आपसे मिलने आ सकता है। और ये कोई दरबार स्टाइल में नहीं होता है, मतलब भारतीय या कोई भी फिनलैंड के कोई भी ओके, उसमें, और दरबार स्टाइल में नहीं कि एक साथ जो है ना मैं सबसे मिल लिया या हमारे ऑफिसर सबसे मिल लिए। हम एक एक बंदे को अलग अलग टाइम देते हैं, अच्छा, उनके साथ बैठते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि उनके पास कोई अपना कुछ काम लेके नहीं आते हैं, वो आते हैं कि भाई अपने जर्नी के बारे में बताया, उन्होंने अपने स्टे के बारे में बताया। और मुझे इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का मौका मिला इस दौरान, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कभी एम्बेसी आए नहीं थे, ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिला जो हमसे कभी जुड़े नहीं थे। और मुझे लगा कि हमारे आउटरीच में ये बहुत ही अहम पड़ा हो सकता है। अहम भूमिका थी इसकी। जी, और जो आपने बताया कि प्रोफेशनल्स को जोड़ने का, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो आते हैं, कुछ इंडियन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, कुछ फिनिश कंपनीज़ में, कुछ मल्टीनेशनल्स में, लेकिन ये इनकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी जिस पे हम साथ में इनके साथ एंगेज कर सकें। जी, तो उसके बाद हमने एक सेटअप किया, इंडिया बिजनेस प्रोफेशनल्स फोरम, ओके, और इसमें अभी कम से कम 500 लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, भारतीय समुदाय के जो फिनिश हैं, इंडियन ओरिजिन के, जो इंडियन कंपनीज में काम करते हैं। और इसमें क्या है कि हर दूसरे महीने हम एक इंटरैक्टिव मीटिंग करते हैं किसी फिनिश डिग्निटरी के साथ किसी टॉपिक पे। जैसे हम किसी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी से हम मिले, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड से मिले। तो जो यहाँ की जो हैसियत है ना, यहाँ की जो हस्तियाँ हैं, हैसियत नहीं हस्तियाँ, उनके लिए भी ये पहला मौका होता है इस टॉप लेवल इंडियन प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर से मिलने का। जी, और उनकी भी कभी कभी मैं देखता हूँ कि उनकी भी जो इम्प्रेशन है कम्युनिटी के बारे में इससे बदलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे कम्युनिटी के स्ट्रेंथ को आप लेवरेज करते हैं इस रिश्ते की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए। जी, तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट और काफ़ी जो इसके फ़ायदे हैं वो भी आने वाले समय में होंगे। आपने हमें समय दिया और हम ये इंटरव्यू एम्बेसी के भीतर कर सकते थे या किसी बंद कमरे में कर सकते थे, लेकिन आपने इस बात की सहमति दी कि हम बात करते करते यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और जो खुली आबो हवा है वो दिखाएं। तो चलते चलते हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा दें कि ये समंदर का किनारा है। इधर अब हम ये पार्क में गए बात करते करते और हमने इतनी लंबी बातचीत की और अलग अलग पहलुओं को आपके सामने लाने की कोशिश की। तो फिनलैंड के समंदर के किनारे से हम अपने दर्शकों से एक बार इजाज़त चाहते हैं और हम आपके लिए बातचीत लेकर आ पाए क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमसे यहाँ बात करने के लिए आए। फिनलैंड से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।